Yes, very good morning, very good morning, very good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. चलो लिंक आ गई है सब तरफ। अरे बोलो ढोकलो, क्या तुमने भी लिंक शेयर कर दी है अपने अपने दोस्तों के साथ? जल्दी जल्दी बोलो यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ सब फटाफट बोलो अपने अपने दोस्तों को। तेजस सर आ गए हैं गर्मा गर्म फ्रेश नया टॉपिक लेकर। बोलो रे ढोकलो जल्दी, बोलते क्यों नहीं रे? बोलो ना रे। यस गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा आई एम लेट, सॉरी, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से थोड़ा नेट नहीं चल रहा है। व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप पे लिंक जा रहा है, कोई ग्रुप पे नहीं जा रहा है, गड़बड़ चालू था। बट आई एम बैक, आई एम हियर। चलो आ जाओ फटाफट 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 आ जाओ सारे के सारे, जल्द से जल्द। आर माई ढोकलाज एंड ढोकली इज बैक, कम ऑन फास्ट। चलो 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 जल्दी चलो। थैंक यू मधुर, आई एम फाइन। इंट्रोडक्शन भाईचारा बढ़ाने का अगली मीटिंग में। अच्छा ठीक है। ढोकला बोला तो भूख लग जाती, बढ़िया। ठीक है, चलो अच्छी बात है। भूख लगती है तो इंसान ने पेट भर पेट खाना खाना चाहिए। राम राम, राम राम अभय चौधरी जी, राम राम। ओहो हो, वेरी गुड। पूनम प्रजापति जी को समझ में आ गया व्हाट इज ढोकला एंड ढोकलीज। come on, fast, come fast। यस डन, अगली मीटिंग में पक्का। चलो लिंक शेयर करो सब तरफ फटाफट फटाफट फटाफट, आपके आपके दोस्तों के साथ। किया गया शेयर सबने? चलेंगे फिर नए टॉपिक पे। गर्मा गर्म फ्रेश टॉपिक लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए, जिसका नाम है नाम है नाम है यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है चलो। ए लाइक ठोको फटाफट रे, बेशर्मो रोज बोलना पड़ता है। हितांशी कोई बात नहीं बेटे, कल कर लो, आज कर लेना। यस, स्टडी विथ रिया अग्रवाल, आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग ऑल्सो, you also people are doing great। चलो बढ़िया बढ़िया, आ जाओ जल्दी जल्दी। अरे लाइक ठोको रे बेशर्मो, जल्दी जल्दी, क्या कर रहे हो? ग्रुप में बेटा ऐसे यूट्यूब पे खुले में नंबर नहीं दे पाऊंगा मैं। ऐसे नंबर दे दूंगा कोई भी रात में 1:30-2 बजे, कोई भी परेशान करता है रात में।
ओके आई थिंक एवरीवन इज ऑलमोस्ट हियर। जो ढुकले भी आए हैं, चलो फटाफट लाइक ठोको, चलो लाइक ठोको, लाइक ठोको। हाँ हाँ, फाइटर प्लेन गया है। सोहन बेटे, तूने किसी दिन मेरे हाथ में मिलना है बस, तो बस किसी दिन मिल बेटे, उस दिन हिसाब करूंगा तेरा 50 का और 100 का। चलो चलो लेट अस बिगिन विथ आवर न्यू टॉपिक, जिसका नाम है क्या? सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स। डाउट वाले ग्रुप का लिंक नहीं है तुम्हारे पास? हाँ, ये फर्स्ट चैप्टर बेटे, सेकंड मॉड्यूल का। 2 मिनट में आपको एक लिंक दे देता हूँ पहले। ग्रुप की लिंक दे दी है मैंने आप लोगों को, देख लो। जिसके पास लिंक नहीं है वो ज्वाइन हो सकता है ये लिंक में, एक ग्रुप में। बहुत सारे ग्रुप से अपने अगर ये नंबर 5 का लिंक दे दिया है मैंने आपको बस। ऐसे नहीं है कि ये इस ग्रुप में होता है, बहुत सारे ग्रुप्स है। ये क्या हो रहा है भाई? कंप्यूटर गड़बड़ कर रहा है। हाँ ठीक है। ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, ऑल परफेक्ट, यस। चलो लेट अस बिगिन विथ आवर टॉपिक। ओके देखो, हमने अभी तक अब तक हमने क्या किया? अकाउंट्स, तो अकाउंटिंग साइकिल समझा है,
जो अकाउंटिंग का प्रोसेस है वो समझा है, बराबर। अकाउंटिंग का फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। पिन कर रखा है ना बेटे, रेजूर पिन कर रखा है मैंने। अरे यार तुम लोग बिग फैन बोलना बंद करो यार। कोई पिक्चर थोड़ी ना चल रही है, कोई वेब सीरीज चल रही है जैसे हैं। अकाउंटिंग साइकिल यानी कि जो प्रोसेस है, फाइनल स्टेज ऑफ अकाउंटिंग इज फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स, तो यहां पर फाइनल अकाउंट्स, भाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ध्यान से समझेंगे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अंडरस्टैंड, भाई सर हम फाइनल अकाउंट्स बनाते क्यों है। नंबर 1, टू नो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। नंबर 2, टू नो फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक, परफॉर्मेंस हमें कहाँ से पता चलती है सर, प्रॉफिट और लॉस से। फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ से पता चलती है सर, बैलेंस शीट से। ठीक है, यहाँ तक एसी बना रहे हैं, अच्छा। डिस्काउंट इसकी, ठीक है, सब ध्यान देंगे। अच्छा, ये बड़े बड़े चेपने चालू कर दी इन लोगों ने। फाइनल अकाउंट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अरे नॉर्मल डाउट सॉल्विंग सब एक ही है हितांशी। नॉर्मल और एबनॉर्मल ग्रुप कोई नहीं है, सब एक ही ग्रुप है। अच्छा ठीक है, अपना एक अनऑफिशियल ग्रुप है उसमें आ जाएगा, अनऑफिशियल ग्रुप में आ जाएगा अपना, उसमें डाल देता हूँ आज मैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें दो एंटिटीज के बारे में देखना है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, यानी कि ट्रेडर्स। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाते हैं ये हमें समझना है। आ जाओ, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज बनाती है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अब चलो ग्रुप का डिस्कशन छोड़ो, यहां पर आ जाओ सब। फिर दूसरा ये बनाते हैं
अकाउंट, फिर ये बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बनाते हैं ये बैलेंस शीट। ठीक है, तो देखो मैन्युफैक्चरर जो है या मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज जो है वो कौन से अकाउंट्स बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। अगर हम नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज यानी कि ट्रेडिंग एंटिटीज की बात करें तो वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाते, वो सीधे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। एक एक अकाउंट को पकड़ पकड़ कर डिटेल में उसका एनालिसिस करके समझेंगे कि ये अकाउंट करता क्या है, हर अकाउंट करता क्या है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो क्लियर, आ जाओ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ठीक है, आज देखो मेरे साथ। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग entities. It is prepared by, yes, my future is CA, सोल प्रोप्राइटर फाइनल अकाउंट्स का पहला लेक्चर चल रहा है बेटे। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज टू determine the cost of production, determine the cost of production during the year। क्लियर, आ जाओ। ठीक है सोल, कोई बात नहीं, कॉल कर लेना, आज मैं बता दूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। चलो यहाँ पर ध्यान देंगे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड।
बताता हूँ आ जाओ, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर्स, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की हम बात करें तो देखो वहाँ पर क्या आएगा, आपके सबसे पहले आएंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक किस किस चीज़ का आएगा, याद रखना हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल, एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ये दोनों के ओपनिंग स्टॉक आएंगे। किसके ओपनिंग स्टॉक लिखे मैंने, सिर्फ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसके बाद टू मैन्युफैक्चरिंग एंड फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जैसे लेबर का खर्चा, ठीक है, फिर आपका फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, मशीन की डेप्रिसिएशन, जो प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है वो मशीन, उसका डेप्रिसिएशन। क्लियर। फिर यहाँ पर आएगा आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, अगेन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दिस इज योर बालों वाला अंजीर, ठीक है। कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो बोलना मुझे, डन। डन है क्या, बोलो जल्दी। अकाउंट बना लिया सबने, बोलो। वेरी गुड। सीएल स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बेटे, क्लोजिंग स्टॉक। बालो वाला अंजीर, बालो वाला अंजीर मतलब बैलेंसिंग फिगर, फिग मतलब क्या, अंजीर, अंजीर, अंजीर को क्या बोलते हो तुम लोग, फिग। अरे सीएल स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ना रे बेटे, कमल शर्मा, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक।
ओपी का मतलब ओवर पावर नहीं है, यहाँ पर ओपी का मतलब ओपनिंग स्टॉक है। डेबिट साइड आएगा ही नहीं बेटे, ये हमेशा क्रेडिट साइड ही आता है, यहाँ पर डेबिट साइड आने के चांसेस ही नहीं है। चलो डन, आ जाओ। ये था आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पे आ जाओ। चलो चलो कॉपी करो मेरे साथ। इट इज प्रिपेयर्ड to determine the gross profit earned by the entity. Gross profit earned by the entity. Trading account deals with direct incomes and direct expenses. Direct income and direct expenses, that is incomes and expenses directly related to the business activity of the entity। ठीक है, trading account is prepared to know the performance of entity। बराबर, एंटिटी का परफॉर्मेंस पता करने के लिए बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस से आपको आपका परफॉर्मेंस पता चलता है। एक बात ध्यान से समझना बेटे, परफॉर्मेंस cannot be measured on a particular date but can be measured for a particular period
देखो सीधी बात है बेटे, परफॉर्मेंस अगर आपको जज करना है तो किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस क्या आप एक बॉल देखकर जज करते हो या पूरी ओवर या पूरी मैच देखकर जज करते हो? हम तो पूरा ओवर भी नहीं देखते हैं, पूरा मैच वो कैसा खेला है वो देख के हम जज करते हैं कि वो प्लेयर जो है उसने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है। या तो लगातार जो बहुत सारे मैचेस होते हैं तो लगातार मैचेस जितने भी हुए हैं उस पीरियड में उसका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि बस इस ईयर में उसका परफॉर्मेंस या इस सीरीज में या इस मैच में एक पर्टिकुलर बॉल पे हम लोग देखते हैं क्या परफॉर्मेंस? नहीं सर। देयरफॉर it is titled as trading account for the year ended जो भी होगा ये जरूरी है, फॉर द ईयर एंडेड। ट्रेडिंग अकाउंट इज पीरियड फॉर द ईयर एंडेड, इज प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट? फॉर द ईयर एंडेड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। बराबर है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब जैसे मैं आपको बताता हूँ फॉर एग्जांपल, जहाँ पर भी जिस भी कंपनी में मैं काम करता हूँ बेटा, वहाँ पर बेसिकली वी प्रिपेयर मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो हमारी बैलेंस शीट बनती है ये क्वार्टरली बनती है। हम लोग मंथली पीएनएल बनाते हैं बेटा, यस एवरी मंथ। इट इज टाइटल्ड एज अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। मंथली या क्वार्टरली जो भी बनाया जाता है ना बेटे, समझना ये बात इंटरनल पर्पस के लिए या इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए है बेटे, इंटरनल रिपोर्टिंग के लिए है ये, ठीक है ना। ठीक है, आ जाओ। प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। हाँ रचना, बहुत ज़्यादा लेट आ गए हो बेटे आप, बहुत ही ज़्यादा लेट हो आज आप। आज पर नोट नहीं किया ये लो। बोलो डन, एवरीबडी डन टिल हियर। सीए बन जाओ, मिल जाएगी जॉब। सबसे पहले हमेशा टू ओपनिंग स्टॉक याद रखना है। यहां पर ओपनिंग स्टॉक किसका आएगा? फिनिश्ड गुड्स का। किसका?
फिनिश्ड गुड्स का। उसके बाद 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस, 2 डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद रखना है अगेन, ओनली एंड ओनली फिनिश्ड गुड्स। ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी हो तो सबसे पहला आपका जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ से आया सर ये आपका मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आएगा। कहाँ से आएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आएगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाला था, वो यहाँ पर आएगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो सर, अगर आप मैन्युफैक्चरर नहीं है तो आप गुड्स कहाँ से लाओगे? परचेज करोगे। हाँ, परचेज। देखो, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है आपका, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट इनकम्स। ठीक है। बट ट्रेडिंग अकाउंट इज रिलेटेड टू योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम। दोनों में फ़र्क समझाता हूँ मैं आपको, संयम रखना थोड़ी देर के लिए। कुछ बच्चों को लिए ऐसा होगा कि सर आज भी हमें डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस में बेसिकली एक्चुअली फ़र्क पता नहीं है। लर्न किया होगा, डेफिनेशन याद होगा, बट लेमन टर्म्स के हिसाब से समझ नहीं आता सर। वेजेस, फ्रेट, कैरेज, कार्टेज लिख देता हूँ, कैरेज इनवर्ड। ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटी, ऐसे लिखने जाएंगे तो बहुत बड़ा अकाउंट बनेगा। ऐसे तो बहुत सारी चीजें इसमें। ठीक है। फिर या तो आपको प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट को मैं कहूँगा क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस लॉस को मैं कहूँगा डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। समझना है हमको ध्यान से। देखो, डेबिट साइड अगर आप देख सकते हो तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में है। हाँ, कोई नहीं, ध्यान से सुनेंगे आपका। डेबिट साइड में आपके सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं, क्रेडिट साइड में सारे आपके इनकम्स आ रहे हैं बेटे, बराबर है। तो जब लॉस आएगा तो क्या होने वाला है? आपका डेबिट साइड बड़ा रहेगा, क्रेडिट साइड छोटा होगा। सिंपल है। देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं आपके सामने बना दूँ, यहाँ पर ये ट्रेडिंग अकाउंट है आपका, टोटल एक्सपेंसेस 1000 के, इनकम्स 900 के, तो 100 का आपका लॉस आएगा, बराबर है ना। ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंस साइड है। एक्सपेंस साइड ज़्यादा है यानी कि डेबिट साइड ज़्यादा है, इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड छोटा है। क्लियर यहाँ तक? वही चीज़ अगर आप समझो ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर आपकी इनकम 1000 है और एक्सपेंस 900 है तो आपको प्रॉफिट होने वाला है, जिसको हम यहाँ पर लॉस देते हैं, ग्रॉस लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, यहाँ तक समझ में आ गया। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम्स, बस। तो हमको तो याद है, क्लोजिंग ओपनिंग के समय डेबिट बैलेंस डेबिट में दिखता है, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में दिखता है, बट क्लोजिंग के समय डेबिट बैलेंस क्रेडिट में दिखता है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट में दिखता है। याद है सबको? अरे याद है क्या सबको? ढोक लो। तो ये वैसे आपका ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ये क्यों लिखवाया मैंने? डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है? ये ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। किसमें पूछा जाता है? ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है।
कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बताओ क्यों बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट नेट लॉस पता करने के लिए बनाया जाता है। फॉल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस पता करने के लिए। ट्रेडिंग अकाउंट से आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। फॉल्स, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलती है। समझ में आया सबको। डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट। फॉल्स, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस लॉस एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट इज ग्रॉस प्रॉफिट। बोलो लिखा है यहां तक सबने? बोलो लिखा है यहां तक सबने? नहीं बेटे, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, मंथली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिर्फ बनाया जाता है। तो अंडरस्टैंड दी परफॉर्मेंस, मंथली प्रॉफिट बांटा नहीं जाता जब तक ईयर कंप्लीट होता नहीं है। देखो कैसा होता है, ओनर है, अब बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, ग्लोबल कंट्री है, हमारी जो कंपनी है वो ग्लोबल लेवल पर काम करती है, तो मंथली प्रॉफिट एंड लॉसेस हर ब्रांच के बनाए जाते हैं ताकि जो रिस्पेक्टिव मैनेजर्स है या मैनेजमेंट की जो रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स है उनको एक आइडिया रहे कि जो हम परफॉर्म कर रहे हैं हमारा परफॉर्मेंस मंथली बेसिस पर कैसा चल रहा है। और हमने क्वार्टरली, सेमी एनुअली एंड एनुअली ऐसे टारगेट्स बना रखे होते हैं, तो वो टारगेट हम मीट कर पा रहे हैं या नहीं, वो टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं नहीं या नहीं, वो हम कंटिन्यूस सेल्फ एनालिसिस के लिए मंथली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है यहाँ तक? 100% क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है सबको। ट्रेडिंग अकाउंट समझ में आ गया है सबको। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट, अब आते हैं देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ जाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Determine to know what, prepare to determine what net profit and net loss of the entity during the year। ठीक है, it deals with indirect incomes, ancillary to business, मतलब साइड बिजनेस की तरह, एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। Profit and loss account is prepared to know the financial
performance. Titled as profit and loss account for the year ended 31 दिसंबर या 31 मार्च, जो भी हो. Ancillary to business, ancillary. Ancillary to business. देखो परफॉर्मेंस वाली बात वापस डिस्कस करने में अर्थ नहीं है, पहले ही बता चुका हूं मैं आपको, बराबर है. Profit and loss account for the year ended 31 मार्च या जो भी. ठीक है गौरव, भी क्या कर सकते, जिसको पसंद आएगा वो लाइक करेगा, जिसको नहीं पसंद आएगा नहीं लाइक करेगा. सिंपल है, जोर जबरदस्ती तो कर नहीं सकते, इट इज़ अ डेमोक्रेसी. एंसिलरी टू बिजनेस मतलब साइड बिजनेस. साइड बिजनेस की सर, जो आपका मेन बिजनेस है बट उससे रिलेटेड या उससे अटैच्ड है. क्लियर. 2 ग्रॉस प्रॉफिट बाय ग्रॉस लॉस. ठीक है, 2 ग्रॉस प्रॉफिट और बाय ग्रॉस लॉस. कहाँ से आया सर ये? बट ऑब्वियस ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा. कहाँ से आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा. प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट आएगा, लॉस होगा तो सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने. यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, यहाँ पर लॉस आएगा. क्लियर. अब यहां पर आएंगे आपके 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय इनडायरेक्ट इनकम्स. अब देखो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की लिस्ट बताने जाऊं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अगर लिस्ट बताने जाऊं तो लंबी लिस्ट होगी बेटे, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है. सैलरीज, ऑडिट फीस, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आरडीडी, है ना, बहुत सारी लंबी लिस्ट है. तो बेसिकली हम जो बार बार आते हैं वो लिख लेते हैं एक बार. सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इलेक्ट्रिसिटी,
ऑफिस एक्सपेंसेस वगैरह वगैरह। इनडायरेक्ट इनकम्स की बात करें तो इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, आपका कमीशन, रेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं 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 सोहन, नहीं। बिजनेस से रिलेटेड या बिजनेस से अटैच्ड कुछ तो साइड में चल रहा है ऐसा, बट आपके बिजनेस से थोड़ा बहुत रिलेटेड ही है ऐसा। ये अगर हम बात करेंगे, आप स्टेशनरी और बेकरी की बात कर रहे हो, तो दो अलग अलग बिजनेसेस है बेटे, इन ऑल डिफरेंट, इन ऑल टुगेदर डिफरेंट, दे आर इन ऑल टुगेदर डिफरेंट, बिल्कुल अलग है, दो अलग चीजें। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो आपके बिजनेस से रिलेटेड मतलब मान लो आपका खुद का एक बड़ा सा बिजनेस है, उस बिजनेस से रिलेटेड आपने उस बिजनेस की मदद से आपने एक हाथ प्रॉपर्टी ले ली, वो रेंट पे चढ़ा दी। आपने उस बिजनेस के मतलब से कहीं इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर्स में, वहां से आपको डिविडेंड इनकम आ रही है। तो ये सारी चीजों के आपके बिजनेस से रिलेटेड एंसिलरी। अब आपने धीरे धीरे एक प्रॉपर्टी ले ली, एक प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ाई, फिर दूसरी ली, फिर तीसरी ली, फिर आपने सोचा मतलब वो बिजनेस ज़्यादा बेहतर है, तो इस बिजनेस को अलग करके उसको एक सेपरेट बिजनेस ही बना दिया, उसको एक सेपरेट बिजनेस बना दिया। तो फिर ये अलग और वो अलग, दो अलग अलग चलेगी बेटे। रेंट वाला एंटिटी अलग चलेगा और ये वाला बिजनेस वाला एंटिटी अलग चलेगा। क्लियर यहां तक सबको? तो यहां पर सेम अगेन अगर आप देखेंगे, डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस दिखेंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स दिखेंगे, बट वेरी ऑब्वियस यहां पर आएगा आपका नेट प्रॉफिट और यहां पर आएगा आपका बाय नेट लॉस। So can I say now this is your credit balance of profit and loss account, and this is debit balance of profit and loss account. क्लियर? यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस इज नेट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस इज नेट प्रॉफिट। यहाँ तक क्लियर सबको? अभी ध्यान से समझना है, कुछ कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, वो समझेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, मधुरो कॉन्सेप्ट ही अलग है बेटे। तुम कंपनीज में क्यों जा रहे हो? हम सोल प्रोप्राइटर बिजनेस की बात कर रहे हैं, तुम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जा रहे हो। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इज टोटली डिफरेंट, ये नॉन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग अलग है। अब टाटा सन्स वगैरह जो वो लोग एक अलग से एक नई इंडस्ट्री, नया बिजनेस ही स्टार्ट कर रहे हैं बेटे, तो वो एंसिलरी बिजनेस नहीं हुआ उनके लिए, समझो। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे यहाँ पे सब लोग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट इनकम्स में फर्क क्या है सर? डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये वो एक्सपेंसेस है जिसके बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। आया, हाँ हाँ, मतलब इसके बगैर आप ये एक्सपेंस के बगैर आप बिजनेस ही नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपको ट्रेडिंग करनी है, गुड्स बेचने हैं, तो उसके लिए गुड्स या तो मैन्युफैक्चर करने पड़ेंगे या तो परचेस करने पड़ेंगे ना बेटे। जब आप परचेस और मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो बिजनेस कर पाओगे क्या? नहीं सर। अच्छा, परचेस करना है, मेरी मंथली सैलरी इतनी है कि मेरा परिवार का पेट भर जाता है, खुशी खुशी हम रह लेते हैं, इतनी ही सैलरी है मेरी ठाकुर साहब, ठीक है। दूसरा बात ध्यान से समझेंगे। अब डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने क्या कहा, इसके बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता। अगर हम कोचिंग की बात करें, मैं भी यहाँ पे कोचिंग में है हम, अगर तो बगैर बुक्स के बिजनेस हो ही नहीं सकता, पढ़ा ही नहीं सकता हूँ मैं आपको। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो ये मेरे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। कौन सा एक्सपेंस हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस।
अब मान के चलो फॉर एग्जांपल कोचिंग की अगर हम बात करें तो कोचिंग में ही बगैर फैकल्टी के, बगैर टीचर के बिजनेस चलेगा क्या? नहीं चलेगा सर। होल्डिंग सब्सिडरी कॉर्पोरेट में ही आता है। फ्रेट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन, बराबर। पहले अभी सब लोग सुनेंगे, कोई भी डाउट मत पूछो। पहले कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस का और इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम, उनका कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार, फिर उसके बाद आपके डाउट्स पूछना आप लोग, ठीक है? ध्यान से सुनो। तो मैंने क्या कहा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि वो एक्सपेंसेस जिसके बगैर आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल पर था कि कोचिंग इंडस्ट्री की हम बात करें, अगर मैं कोचिंग की बात करूँ तो मेरे जो फैकल्टीज़ है, मेरे जो टीचर्स है, उनको जब तक उनकी जो सैलरी होगी वो नहीं दूंगा, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। भले यहाँ पर सैलरी दिख रही है बट आपको इंटेंशन समझना जरूरी, नेचर समझना जरूरी है। अगर फैकल्टी की जो सैलरी है वो अगर पे ना हो, वो अगर पे ना हो तो मेरा कोचिंग का बिजनेस चलेगा क्या? मेरा कोचिंग का बिजनेस नहीं चलेगा, मेरे कोचिंग का बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है? अब ध्यान से समझना है हमको, मेरा कोचिंग का बिजनेस चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि वही तो मेन है। अगर टीचर ही नहीं होंगे तो स्टूडेंट्स को बिठा कर क्या करूँगा मैं? समझ में आ रहा है आपको? वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो एक्सपेंस के बगैर, वो एक्सपेंस के बगैर मेरा बिजनेस चलेगा ही नहीं। बट वो एक्सपेंस जिसके बगैर मेरा बिजनेस चल, ऐसा भी कोई एक्सपेंस है क्या? हाँ, ध्यान से समझो। अब मैं क्लासेस चला रहा हूँ, अब क्लासेस में मैं अकेला काम करता था, बराबर है? जब भी क्लासेस स्टार्ट किया था तब मैं अकेला काम करता था, तब ओनर भी मैं ही था, मैनेजर भी मैं ही था, स्टाफ भी मैं ही था, सब कुछ मैं ही करता था, टीचर भी मैं ही था। तो अब बात समझने की कोशिश करो, जो टीचर की फीस है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो क्या है बेटे? आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो टीचर के बगैर तो क्लास चलेगा ही नहीं, क्लास आप खोल के बैठ जाओगे, जब तक टीचर नहीं तब तक चलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात हम आते हैं, दूसरी बात समझो। अब जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा, हाँ, बिजनेस बढ़ता गया तो ऐसा होने लगा कि नंबर ऑफ बैचेस बढ़ गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, और हर किसी को केटर करना डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैं एडमिन पार्ट भी देख रहा था और कोचिंग पार्ट भी देख रहा था, तो मेरे लिए मैनेज करना डिफिकल्ट हो रहा था, बराबर है? तो अब बिजनेस बढ़ाने की बात आई, बिजनेस की स्मूथ फंक्शनिंग की बात आई, तब मैंने क्या किया? मैंने स्टाफ हायर किए। मैंने क्या किया? स्टाफ हायर किया। क्या किया मैंने? स्टाफ हायर किया। स्टाफ हायर करने पे मैंने स्टाफ से कहा कि एडमिन काम आप देखोगे, मुझे सिर्फ रिपोर्टिंग दोगे, एडमिन काम आप देखोगे। देखो, उस स्टाफ के बगैर मेरा बिजनेस चलता है क्या? हाँ चलता है। नहीं सर, क्यों नहीं चलता है? इतने समय तक तो चला ना। बट अब बिजनेस की फंक्शनिंग स्मूथ करनी है या बिजनेस को बढ़ाना है, अब उसके लिए होने वाला खर्चा। अब अगर मैं सिर्फ कोचिंग स्टार्ट कर दूँ, अपने ही घर के घर में भी कोचिंग ले लूँ, तो पहचान से थोड़े बहुत बच्चे यहाँ वहाँ से बच्चे से बच्चा बहुत पब्लिसिटी करके एक बच्चा दूसरे बच्चे को लेकर आ रहा है, ऐसे तो क्लास चलेगा ना? नहीं चलेगा? चलेगा सर, 100%, 100% चलेगा। बट अब वो बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर जाना है तो मुझे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। अगर मैं एडवर्टीजमेंट ना करूँ तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा क्या? चलेगा सर, बट कम लेवल पर चलेगा। अगर मैं एडवर्टीजमेंट करूँ तो मेरा बिजनेस और बड़े लेवल पर चलेगा। आप समझने की कोशिश करो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो एक्सपेंसेस जिसके बगैर आपके बिजनेस, आपका एक बिजनेस चल ही नहीं सकता। बट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विथ द हेल्प ऑफ विच either it helps in growing your business, either it helps in growing your business, or second it helps in smooth functioning of your business। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रहा है सबको? बोलो, पक्का समझ में आ रहा है सबको? 100% समझ में आया? डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बोलो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया है सबको? बोलो ना, डोक लो, डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ में आया क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब आपके अगर डाउट होंगे तो पूछो, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। एक कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे,
सर यहाँ पर हम जब प्रॉफिट ही पता कर रहे हैं तो सर ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग क्यों बनाया है सर, है ना, ये कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा हूँ। वेरी गुड। क्लास में एसी का बिल इनडायरेक्ट ही है ना बेटे, अगर एसी ना लगाओ तो बच्चा नहीं आएगा। वो तो बच्चों को फैसिलिटी, एडिशनल फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मैंने एसी लगवाया है, ताकि बच्चा मेरे क्लास में ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो, और जिसकी वजह से ना बच्चे को समझने में तकलीफ हो, ना मुझे समझाने में तकलीफ हो। समझ रहे हो आप? रिवीजन के समय अनाउंस करूंगा। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा बेटे, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं आएगा, बट मैं आपको सिर्फ वहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको एक्सपेंसेस के पीछे का इंटेंशन समझाने की कोशिश कर रहा था सोहन। तो अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो समझने की कोशिश करो। आप मान लो आप किराना माल दुकान चलाते हो, तो आपकी जो दुकान है, मान लो आपका आपका जो परचेसिंग है, या आपकी दुकान में जो लेबर काम करता है, वो जो लेबर है, दो प्रकार का लेबर है आपके दुकान में। एक है छोटू और दूसरा है एक अकाउंटेंट। तो वो छोटू के काम के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंडेंट है, क्योंकि छोटू जितना एफिशिएंटली काम करेगा उतने ज़्यादा कस्टमर्स को आप केटर कर पाओगे, उतना ज़्यादा आपका बिजनेस बढ़ेगा। वो डायरेक्ट एक्सपेंस है आपका, उसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। आप अकेले इंसान नहीं पूरा दुकान संभाल सकते। दूसरा चीज़ समझो, जो अकाउंटेंट है उसकी वजह से सेल नहीं बढ़ने वाली आपकी, वो इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सेल, बराबर है। तो उसका जो एक्सपेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। एनपीओ में नहीं जाता बेटे कोचिंग, किसने कहा? एनपीओ टॉपिक पढ़ेंगे तब समझाऊंगा ये चीज़। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, देखो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पता किया जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि क्या होता है, आपके इनकम्स, डायरेक्ट इनकम माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब आपके बिजनेस से रिलेटेड जो डायरेक्ट खर्चा है, दैट इज योर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है। अनमोल संयम रखो बेटे, एनपीओ में जाएंगे ना तब बताऊंगा ना। गुड्स बेच रहे नहीं बेच रहे जरूरी नहीं है। तो ऐसे तो आप बोलोगे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कोई कंप्यूटर, वो थोड़ी ना कंप्यूटर बेचता है या खरीदता है, वो तो सर्विसेज दे रहे, तो क्या वो एनपीओ हुआ? नहीं। समझा? बोलो, चलो आ जाओ। जो कॉन्सेप्ट समझाने जा रहा था मैं, यहाँ पर ध्यान देंगे सब लोग, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो सब। सर ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों अलग अलग क्यों किए गए हैं? पहला एग्जांपल है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है आपको 100 का, नेट प्रॉफिट हो रहा है आपको 50 का। नंबर 2, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है आपको 100 का, बट आप नेट लॉस में चल रहे हो 20 का। ये 4 सिचुएशन है बेटे अपने सामने। अरे ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का झुंझुना लेकर बैठा हुआ है तू यार कार्तिक।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम कहाँ आने वाला है, पूरे चैप्टर में कहीं नहीं आएगा, संयम रखो। लिखना कहाँ है, लिखना कहाँ है, ऐसे कहीं नहीं आने वाला। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग इनकम है, संयम रखो थोड़ा। ठीक है, ये 4 सिचुएशंस है। यहाँ पर कुछ डिसीजन मेकिंग की बात है, तो यहाँ पर डिसीजंस क्या होंगे वो समझो। सबसे पहला सवाल, आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है 100 का और नेट प्रॉफिट कमाया है 50 का, तो क्या आपने बिजनेस करना चाहिए? मेरा सवाल ये है कि आपने बिजनेस करना चाहिए? बोलो जल्दी। पहले वाले सिचुएशन में हमने बिजनेस कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? सबका आंसर है यस, यस वी नीड टू कंटिन्यू। सब प्रॉफिट हो रहा है भर भर के, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो रहा है, ग्रॉस लॉस भी हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट भी हो रहा है, नेट प्रॉफिट भी हो रहा है, बिजनेस कर रहे हैं सर, बढ़िया है। ठीक है, अब यहां पर आओ। यहां पर मेरा सवाल है, सेकेंड सिचुएशन में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सेकेंड सिचुएशन में बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यहां पर आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 100 का और नेट लॉस है 20 का। बोलो जल्दी। सेकेंड सिचुएशन, अवनी का कहना है कि नो, बिजनेस बंद करना चाहिए। इंडियन एजुकेशन नो, अभिषेक स्टूडेंट्स नो, इंटरनेट एक्सपेंसेस करना कम करना पड़ेंगे, देन यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। कोई बोलता है नो, कोई बोलता है यस, कोई बोलता है नो, कोई बोलता है यस। अब देखो यहाँ पर बैठे, ये है एक सिचुएशन, यहाँ पर मैं कहूँगा आपने बिजनेस करना चाहिए, यहाँ पर आपने बिजनेस करना चाहिए, बट यू हैव अ कंडीशन। बट जैसे हमने कहा, बट रिड्यूस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वर्क एफिशिएंटली। और या तो ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस नया है, बिजनेस नया है, तो नया बिजनेस है तो इसीलिए शायद नया नया बिजनेस है, अपने जड़ें मजबूत करने के लिए, अपने बिजनेस को फैलाने के लिए वो लोग एडवर्टीजमेंट पे, मार्केटिंग पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, ताकि एक बार हमारा नेटवर्क बन जाए और उसके बाद तो फिर ये खर्चे होंगे ही नहीं, उसके बाद तो पूरा प्रॉफिट में ही चलेंगे। समझ में आया? समझ में आया? थर्ड सिचुएशन में बोलो क्या करना चाहिए? सर थर्ड सिचुएशन में तो आप हमको ना ही पूछो तो बेहतर है, जल्द से जल्द आप क्या करो, गोदरेज का ताला लेकर आ जाओ और लगा दो फटाफट। गोदरेज का ताला लगाकर बंद कर दो सर फटाफट। समझ में आया सबको? नो ना नहीं नोप। अच्छा, बस समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? फोर्थ सिचुएशन में बोलो आपने क्या करना चाहिए मुझे, फोर्थ सिचुएशन में। फोर्थ सिचुएशन की बात करूं ना, तो जो आपका मेन बिजनेस है उसको आप करो बंद एंड फोकस ऑन अदर इनकम। समझने की कोशिश करो, ग्रॉस लॉस नहीं होता तो आपकी इनकम 50 होती, मतलब आपके दूसरे बिजनेस में इतनी कैपेसिटी है कि जो आपका मेन बिजनेस है उसका लॉस खाने के बाद भी आपको 30 का प्रॉफिट दे रही है, तो अगर वो लॉस खाएंगे ही नहीं तो 50 का पूरा प्रॉफिट बचेगा आपके पास। मेन बिजनेस बंद करो, साइड बिजनेस पे फोकस करो। बोलो समझ में आया? बोलो समझ में आया सबको?
50-50 नहीं होता बेटे। अगर आप जब कंसल्टेंट बनते हो तो आप 50-50 का एडवाइस नहीं दे सकते, तो जितना आप फीस बोलोगे उसका 50% ही फीस मिलेगा आपको। यू हैव टू गिव अ प्रॉपर कंसल्टेंसी कि इफ़ यू फॉलो दिस, इफ यू आर डूइंग दिस, इफ दीज आर द सिचुएशन, यस यू नीड टू कंटिन्यू द बिजनेस, इफ दीज आर द सिचुएशन यू नीड टू वाइंड अप द बिजनेस। समझ में आया सबको? बोलो समझ में आया सबको? 100% समझ में आ गया सबको? अरे बेटे ये तो क्या चल रहा है फिर, वहीं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जीपी और एनपी में फ़र्क क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका मेन ट्रेडिंग एक्टिविटी से आने वाला प्रॉफिट है। फिर जब आप उसमें एडिशनल एक्सपेंसेस और इनकम्स करते हो या एडिशनल इनकम से एडिशनल एक्सपेंसेस जोड़ देते हो तो आपके पास जो फाइनल प्रॉफिट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट है। सिंपल। फोर्थ में कौन सा लॉक यूज करना है? गोदरेज का ही लॉक यूज करो। बोलो समझ में आया सबको? मतलब अरे जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, ये लिखा है ना, मैंने लिखा नहीं क्या? ये देखो ना, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। जीपी का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट है बेटे, जो आपके डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट है। चलो क्लियर है यहाँ तक सबको? एवरीबॉडी क्लियर टिल हियर? यस। तो देखो ध्यान से, कल का लेक्चर जो होगा, कल का लेक्चर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों? नंबर 1, कल हम डिस्कस करेंगे बैलेंस शीट, जिसमें 5 से 10 ही मिनट जाएंगे, ज़्यादा नहीं, शायद 15 मिनट तक भी जा सकते हैं। उसमें और भी इंपॉर्टेंट है, हमें उसमें वो एक और कॉन्सेप्ट भी समझना है बैलेंस शीट में, मार्शलिंग अप्रोच। शुभम साहू, बात ध्यान से समझो बेटे। अगर आप ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो तो ट्रेडिंग करके जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट जो मिल रहा है आपको, जो आपका मेन बिजनेस है उससे जो प्रॉफिट मिल रहा है, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसके अलावा आप क्या कर रहे हो? एडिशनल खर्चा करते हो, एडिशनल एक्सपेंसेस और अदर इनकम्स भी कमाते हो। तो इसके बाद जो फाइनल प्रॉफिट आपके पास, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपका जो बिजनेस है वो नेट प्रॉफिट है बेटे। आप मान के चलो फॉर एग्जांपल 10 रुपये में गेहूं खरीदते हो, 12 रुपये में बेचते हो, तो 2 रुपये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। बट अब इसके अंदर आप किसी को सैलरी देते हो 1 रुपये, तो 1 रुपये की सैलरी देने के बाद जो 1 रुपये का प्रॉफिट बचता है वो आपका नेट प्रॉफिट हुआ। शुभम साहू अभी समझा क्या बेटे? डन। वेरी गुड शुभम, आपको क्लियर हो गया, मेरे लिए वही काफ़ी है। ठीक है, यस। तो कल का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप में से शायद किसी ने इसके बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा, मुझे नहीं पता। बैलेंस शीट और उसकी मार्शलिंग के बारे में हम कल पढ़ने वाले हैं, मार्शलिंग अप्रोच ऑफ बैलेंस शीट। दूसरा, बैलेंस शीट के बाद दूसरा हम समझने वाले हैं क्लोजिंग
एडजस्टमेंट एंट्रीज, और फिर ओपनिंग एंट्रीज। कल के लेक्चर की अपनी ये 3 खासियत है, ठीक है। उसके बाद थर्ड लेक्चर में हम जाएंगे, जब तीसरा लेक्चर है, आज का पहला लेक्चर है, तीसरा लेक्चर में हम एडजस्टमेंट समझेंगे, उसके बाद हम सम्स पर जाएंगे। तो ये लंबा, ये वाला चैप्टर थोड़ा सा लंबा चलने वाला है, मान के चलो 8 से 10 दिन तो चलेगा बेर मिनिमम। ठीक है, डन, yes, so we'll stop the lecture over here today. We will be meeting tomorrow at the same time, है ना। कल सुबह मिलेंगे 8 बजे। टिल देन एवरीवन, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय, and yes, do not forget to like the video, share with your friends and comment after the lecture. See you guys. 16 अकाउंट में सबसे हार्ड, अरे चुप, कुछ भी हार्ड अकाउंट अभी समझ, जब हम स्टार्ट करेंगे तब समझ में आएगा।